हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन देखा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको 2 3 4 5 फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि किस किस फॉर्मेट में लिखना होता है। उन सब में से जो मोस्ट फेमस मेथड है वो इस टाइप का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम नॉर्मली प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट एंड एक नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे 1 पॉइंट प्लस 1 नॉर्मल वेक्टर चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर को हम यहाँ पे n वेक्टर से डिनोट करते हैं और पॉइंट को मान लो मैं a ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, r माइनस ए डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है ये बेसिकली आपको प्लेन की इक्वेशन लिखने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो इस फॉर्मेट में आप लिख लो। ठीक है, इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे आप तो r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन हो जाएगा, और a डॉट एन एक्चुअली में स्केलर होता है तो इसको मैं d ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिकली दूसरा एक फॉर्मेट मिल रहा है r डॉट एन इक्वल टू d। तो जो आपको प्लेन की इक्वेशन देखने को मिलेगा है ना, प्लेन की इक्वेशन जनरली देखने को इस फॉर्मेट में मिलता है। जब हमें लिखना होगा तो हम इस फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखना हमें इजी होगा। इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन गिवन होगा वेक्टर के फॉर्मेट में, या नहीं तो इसी का कार्टेशियन फॉर्मेट। अगर एक्स आर को मैं एक्स आई वाई जे जेड के ले लेता हूं, और अगर हम एन को मैं ए आई प्लस बी जे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, और आर वेक्टर को अगर मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के वेक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस दोनों को जब यहाँ पे लिखोगे तो कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको बेसिकली इक्वेशन इस फॉर्मेट का देखने को मिलेगा, है ना। तो जनरली आपको इक्वेशन मैक्सिमम टाइम पे इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में गिवन रहता है, और नहीं तो कभी कभी वेक्टर फॉर्मेट में गिवन होगा तो ऐसा कुछ दिया रहता है। ठीक है, लेकिन जनरली जब आपको इक्वेशन लिखना होगा तो इस फॉर्मेट में आप लिखने का ट्राई करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन का फॉर्मेट है, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे फॉर्मेट आपको बताए थे, तो वो जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट फेमस मेथड लिखने का तरीका ये है। ठीक है, और इक्वेशन अगर आपको गिवन होगा तो इस फॉर्मेट में गिवन होगा। और लास्ट क्लास में आपको अगर बताया था मैंने कि अगर इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर दोनों दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इन जनरल क्या होता है, इन जनरल आपको प्लेन की इक्वेशन या तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में गिवन होगी, है ना। और इस दोनों फॉर्मेट में आप देखोगे कि आपका जो नॉर्मल वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर आप क्या लिख पाओगे, x का कोफिशिएंट क्या होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वेक्टर, है ना। तो अगर आपका प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप नॉर्मल एटलीस्ट नॉर्मल निकाल पाओ, है ना। तो प्लेन के लिए आप क्या निकाल सकते हो, बेसिकली नॉर्मल वेक्टर आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो नॉर्मल वेक्टर आपको निकालना आना चाहिए, फर्स्ट थिंग, है ना। दूसरी चीज आपको एक अगर प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, सॉरी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है प्लेन का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एन कैप होता है ना। तो अगर आपको प्लेन से डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन का, है ना, तो आपको करना क्या होगा, इस एन कैप को एन वेक्टर को इसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड करना होगा। तो दोनों तरफ अगर आप मॉड कर दोगे तो ये वाला पार्ट अब क्या दे देगा आपको, है ना। तो अब ये किस फॉर्मेट में हो गया, आर डॉट एन कैप बन गया, है ना, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी बाई एन वेक्टर। तो ये वाला पार्ट आपको डायरेक्टली अब क्या दे देगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आप इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूले से, है ना। तो देखना कि अगर आपको किसी किसी क्वेश्चन में, है ना, आपने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें किसी किसी क्वेश्चन में आपको इस टाइप से इक्वेशन लिखने के लिए दिया होगा, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही चीजें अप्लाई करनी है और देखनी है कि कैसे हम लाइन की इक्वेशन, सॉरी प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है,
तो ये दो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली है ना, यहाँ पे आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में ज्यादा प्लेन की इक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए हम लोग प्लेन की इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कुछ कुछ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग इसी फॉर्मेट में प्लेन की इक्वेशन लिख के चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आता है कि दो प्लेन पैरेलल कब होगा, है ना। तो टू प्लेन्स आर, ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले स्टार्टिंग में ही P1 और P2 प्लेन लेके चल रहा हूं। तो P1 प्लेन में A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं उसको उस तरफ ले आके उस तरफ पॉजिटिव बना दिया मैंने। और P2 वेक्टर में, P2 प्लेन में लिख रहा हूं A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। तो कहीं भी अगर मैं P1 और P2 लिखूं तो आपको यही समझना है कि प्लेन का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में मुझे गिवन है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन मैं इसी फॉर्मेट में आपको निकालने का ट्राई करूंगा। तो इसी में फर्स्ट पार्ट हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि P1 और P2 जब पैरेलल होगा तो क्या कंडीशन होगी, है ना। तो कंडीशन इफ P1 इज पैरेलल टू P2, है ना। दो प्लेन पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि एक प्लेन आपके पास इस तरीके का है और दूसरा प्लेन जस्ट इसके नीचे सेम इसी टाइप का होगा, है ना। तो दोनों प्लेन पैरेलल है। अब आपको प्लेन की इक्वेशन पता है तो हमें क्या पता होती है, बस नॉर्मल वेक्टर पता होता है कि नहीं। प्लेन अगर पैरेलल है, हमें प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ क्या पता होता है, नॉर्मल वेक्टर पता होता है, जो मैंने आपको भी बताया था। अगर ये प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें क्या चीज पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है। इसका हम नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, A1i प्लस B1j प्लस C1k वेक्टर, है ना। तो इसको मैं N1 मान लेता हूं। और N2 आप क्या लिख पाओगे, A2i प्लस B2j प्लस C2k वेक्टर, k कैप, है ना। तो अगर आपको दो प्लेन दिया हुआ तो दो प्लेन के बारे में हमें सिर्फ क्या पता होता है, नॉर्मल वेक्टर पता होता था। अगर दोनों प्लेन पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल क्या होगा, कोलिनियर होगा, है ना। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, N1 एंड N2 वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, और कोलिनियर वाला कंडीशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दो वेक्टर अगर कोलिनियर होता है तो दोनों का कंपोनेंट वाइज टर्म क्या होगा, कंपोनेंट का रेशियो सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। और A1 B1 C1 क्या है, ये देखो नॉर्मल वेक्टर है ना। और कोलिनियर है तो आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि N1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स N2 वेक्टर, याद होगा। और इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कंडीशन मिलती है। ठीक है, तो दो प्लेन अगर पैरेलल होगा तो आप ये कंडीशन इजीली यूज कर पाओगे। सेम चीज अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, इफ P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, P1 P2 के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया कि एक प्लेन आपका इस फॉर्मेट का है और दूसरा प्लेन आपका इस फॉर्मेट का है कि नहीं। ये दो प्लेन है और प्लेन हमें पता है तो हमें क्या पता है, दोनों का नॉर्मल वेक्टर पता है। तो आपको यहाँ पे सब चीजें समझ में आ रही होगी कि जो भी काम हम यहाँ पे करेंगे किसके टर्म में करेंगे, नॉर्मल वेक्टर के टर्म में ही करेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल वेक्टर ही पता है ना। तो इसको मैं N1 मान रहा हूँ और N2 मान रहा हूँ। दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो नॉर्मल के बीच में एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा, है ना। और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो आप क्या यूज कर पाओगे, N1 डॉट N2 इक्वल टू 0, है ना। N1 वेक्टर आपको पता है, प्लेन का इक्वेशन पता है, तो हमें नॉर्मल पता है। तो दोनों नॉर्मल के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए हो गया नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से हम पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक कर पा रहे हैं। और अगर कोई लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, है ना। एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो दो प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा, है ना। तो प्लेन के बीच में एंगल होने का मतलब क्या हो गया कि देखो, अगर मैं फिगर के थ्रू आप समझ पाओ इसको, मेरे पास एक प्लेन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो
तो एक प्लेन ये ले रहा हूँ मैं, और दूसरा एक प्लेन किसी एंगल पर ड्रॉ कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से एक प्लेन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो दोनों प्लेन के बीच में एंगल का मतलब क्या हो गया कि प्लेन, फिर से हमें प्लेन पता है तो हमें एक्चुअली में क्या पता है, इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वो पता होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर होगा वो पता होगा, है ना। तो प्लेन के बीच में एंगल का मतलब क्या होगा, ये जहां पे कट कर रहा है ये देखोगे, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, और यही एंगल कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, है ना। तो प्लेन के एंगल बिटवीन प्लेन क्या होगा, एंगल बिटवीन प्लेन इज एंगल बिटवीन plane is same as angle between plane is same as angle between their normal vector, है ना। तो नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल किसके बीच में होगा, वही एंगल प्लेन के बीच में होगा, ठीक है। और हमें नॉर्मल वेक्टर पता है ना, एक हमें n1 वेक्टर पता है, एक n2 वेक्टर पता है, और दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय n1 मॉड n2 मॉड, है ना। तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने वेक्टर वाले पार्ट में इसको हमने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपको प्लेन में लिखना होता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास डॉट 90 डिग्री का टर्म आएगा या एंगल निकालना होगा तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, वही चीजें हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने देखी प्लेन के बारे में कि प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या उसके बीच में कुछ एंगल है, तो वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा एक और चीज है जिसे हम बोल रहे हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, है ना। तो प्लेन के टर्म्स में कोप्लेनरिटी हम समझ सकते हैं, है ना, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, यानी दो लाइन कोप्लेनर है कि नहीं। कोप्लेनर मतलब प्लेन की बात आ रही है तो हम यहाँ पे प्लेन के टर्म में समझेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक प्लेन है, इस टाइप का मैं एक प्लेन ले रहा हूं, ठीक है, ये प्लेन है, और इस प्लेन में मेरे पास दो लाइंस है, ठीक है। तो एक लाइन में ये ले रहा हूं, ये मेरा L1 हो गया, और दूसरा लाइन में दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, इस टाइप का, इस टाइप का ये L2 हो गया, ठीक है। L1 और L2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो L2 में ले रहा हूं R वेक्टर इक्वल टू A प्लस और C प्लस म्यू D वेक्टर, ठीक है। और L1 में ले रहा हूं R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर, ठीक है। तो अब सोचो कि दोनों लाइन अगर सेम प्लेन में लाई करे, हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में प्लेन वाले पार्ट, सॉरी को प्लेनर वाले पार्ट में किया था, और जहां पे हमने स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाला था, है ना। तो वहां पे भी हमने आपको बताया था कि स्क्यू लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, को प्लेनर हो जाएगा, है ना। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो उस कंडीशन को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लाइन की इक्वेशन पता है, तो क्या क्या चीजें पता है, हमें पॉइंट पता है, तो इस रेड वाले पे मुझे पॉइंट पता है, और एक वेक्टर यहाँ पे बी पता है। वैसे ही ग्रीन वाले पे भी मुझे एक पॉइंट पता होगा, कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट, और एक वेक्टर पता होगा, डी वेक्टर। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये कोप्लेनर है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले वेक्टर को ज्वाइन करना होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको और इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो देखो इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए माइनस सी वेक्टर, ठीक है। सेम जैसे मैंने वहां पे किया था, सेम वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ए माइनस सी वेक्टर और ए माइनस सी वेक्टर, और मैं बी और डी का क्रॉस ले लूंगा, ठीक है। तो बी वेक्टर है और डी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का अगर आप क्रॉस लोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी क्रॉस डी। अब देखो इस बी क्रॉस डी और इस ए माइनस सी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस डी
इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा कोप्लेनरिटी का कंडीशन हो गया है ना। तो ये देखो लाइन के दो पॉइंट्स हैं जिसको मैंने ज्वाइन किया और ये दोनों वेक्टर का क्रॉस है ना। तो यही मेरा कोप्लेनरिटी का कंडीशन है कि दो प्लेन अगर कोप्लेनर है तो आप ये कंडीशन चेक करके डायरेक्टली बता पाओगे कि कोप्लेनर होगा या नहीं होगा, है ना। अगर ये कोप्लेनर, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यही चीजें क्या बन जाएगी, यही दोनों लाइन क्या बन जाएगा फिर आपका, यही दोनों लाइन आपका स्क्यू लाइन बन जाएगा, है ना। लास्ट क्लास में हमने इस चीज को डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके पास। ठीक है, सेम चीज अगर आपके पास प्लेन की इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में हो, है ना, लाइन की इक्वेशन आपको चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में हो या वेक्टर फॉर्म में दिया हो या फिर वो कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हो, जैसे भी फॉर्मेट में दिया हो आप उसको यूज करके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया, एक हो गया कोप्लेनरिटी और दूसरा हमने एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स देखा, और उसी के साथ हमने ये भी देखा कि परपेंडिकुलर कब हो सकता है और पैरेलल कब हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर मुझे एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो उस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। ठीक है, तो एक प्लेन के पैरेलल हमें दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, यानी हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, हमें एक और प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इसी प्लेन के पैरेलल हो। यानी हमें किस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो सेम इसी के पैरेलल है। तो हमें ये प्लेन की इक्वेशन क्या है, गिवन है, जो हमने ब्लैक से ड्रॉ किया। इस प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, गिवन होगी, और ये इस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन पता होगी तो हमें क्या पता होगा, नॉर्मल वेक्टर पता होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि इस प्लेन का इक्वेशन गिवन होगा, तो मान लेते हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। तो आपको पता है कि दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो उसका अगर n वेक्टर होगा तो इसका भी वेक्टर कितना होगा, n वेक्टर ही होगा, है ना। तो क्या कोफिशिएंट में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, बस को चेंज किस में आएगा, कांस्टेंट वाले पार्ट में। तो बस आप कांस्टेंट को d1 से रिप्लेस कर दो, है ना। बाकी सारे पार्ट को आप सेम रखो और उसको आप d1 से रिप्लेस कर दो। अब बात आती है कि d1 हम निकालेंगे कैसे। तो d1 निकालने के लिए आपको एक और कंडीशन गिवन होगा कि ये प्लेन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा होगा उस पॉइंट को इसमें पुट करके आप d की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको वो चीजें समझ में आएगी कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आपको ये 3-4 बातें समझ में आई कि पैरेलल प्लेन की इक्वेशन हमें कैसे लिखना है और क्या करना होता है ना। तो यहां तक आने के बाद आपको ये सब चीजें लिखना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग एक दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं, है ना। यहां पे आपको अब ये समझना है कि एक प्लेन की इक्वेशन हमें लिखनी है जबकि हमें दो प्लेन, अब बताओ कि अगर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो कहां इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन क्या होगा आपका, है ना। इस चीज को नोट कर लो आप, इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप इस फिगर के थ्रू समझो कि ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, और एक दूसरा प्लेन मैं ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो एक प्लेन मैंने यहाँ पे इसकी जस्ट
ड्रॉ किया जो कि एक दूसरे को कट कर रहा है ना, तो कट कर रहा है तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो एक इस तरीके से लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसी लाइन पे ये एक दूसरे को कट कर रहा होगा। जैसे आप कॉपी अगर अपना देखोगे, है ना, तो कॉपी जहाँ से सिला हुआ होता है उसको आप ये समझ सकते हो कि जैसे दो कवर है, उस दो कवर से बीच से बहुत सारे लाइन पास कर रहे हैं, है ना। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने प्लेन पास करेंगे, बहुत सारे प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसी टाइप का इक्वेशन अब गिवन होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन होगा। हमें अब करना क्या है ना, हमें अब करना ये है कि हमें एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है ना। तो हमें लिखना क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through equation of plane passing through the intersection of two planes, है ना, passing through the intersection of two planes। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि दो प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक लाइन पे, और एक लाइन से कितने प्लेन पास कर सकते हैं, इनफाइनेटली मेनी प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि वहां से पास कर रहा हो, ठीक है। तो इस चीज को मैं अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप एक अपना कॉपी अगर देख पाओगे तो कॉपी में आपका कुछ इस टाइप का बना रहता है, साइड में दो कवर रहते हैं, है ना, इस टाइप से, है ना। तो ये मैं दो प्लेन एज्यूम कर रहा हूं। हमें एक और प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इसके इंटरसेक्शन से ही पास कर रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, सॉरी इस लाइन पे हो रहा है ना। तो इस लाइन के इंटरसेक्शन से ही हमारे पास बहुत सारे प्लेन पास करेंगे। तो हमें एक पर्टिकुलरली इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, या किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो इसी इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, है ना। तो इसी इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन का इक्वेशन, बहुत सारा प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। देखो जैसे आप बुक का हर एक पेज देखोगे या कॉपी का हर एक पेज देखोगे तो वो अपने आप में एक प्लेन के फॉर्म में बन रहा है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पे आप समझ पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारा प्लेन का इक्वेशन लिखा जा सकता है ना। तो इन सारे प्लेन का इक्वेशन एक साथ हम कैसे लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपको ये दो इनिशियल प्लेन गिवन होगा, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो इनिशियली आपके पास जो प्लेन होगा वो क्या होगा आपको, कि वो आपको गिवन होगा, ठीक है। तो P1 और P2 हमें गिवन है, ठीक है। तो P1 मैं मान लेता हूं कि मेरे पास प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, जो हमने इनिशियल में लिया था। और P2 क्या होगा, A2x, एज्यूम कर रहे हैं हम ये प्लेन, यानी दो प्लेन की इक्वेशन आपको हमेशा गिवन होगी। अब ये दोनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। अब इसी इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन पास कर रहे हैं, तो उन सारे प्लेन का इक्वेशन कैसा होगा, है ना। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या कहलाता है, लैम्डा इज अ पैरामीटर, ठीक है, लैम्डा इज अ पैरामीटर। यानी आप लैम्डा की हर एक एक वैल्यू कुछ कुछ आप पुट करते जाओगे, ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेन मिलता जाएगा। जैसे आप लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करोगे, है ना, तो आपको P1 मिल जाएगा, सॉरी लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो P1 मिल जाएगा, है ना। वैसे ही लैम्डा की वैल्यू आप मान लो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट किया तो आपको ये रेड वाला मिल सकता है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये मिल सकता है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये मिल सकता है। बस इसमें अननोन क्या है, लैम्डा अननोन है, ठीक है। तो अगर आप किसी तरीके से लैम्डा फाइंड कर सकते हो तो आप कोई भी प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो जो कि इसी के इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा, है ना, जो कि इसी के इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा।
तो हमें ये समझना। अब यहाँ पे देखो P1 हमें क्या लिखा हुआ था, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी हमारे पास, बस हमने P1 और P2 की वैल्यू पुट कर दी। यहां से आप देखो x का कोफिशिएंट कलेक्ट कर सकते हो कि नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, A1 प्लस लैम्डा A2 इंटू एक्स प्लस B1 प्लस लैम्डा B2 इंटू वाई प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 इंटू Z प्लस D1 प्लस लैम्डा D2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये अपने आप में क्या है, एक प्लेन की ही इक्वेशन है ना, क्योंकि ये भी क्या कहलाता है, एक प्लेन का ही इक्वेशन कहलाता है ना। आप इजीली देख पाओगे क्योंकि देखो x का साथ कुछ कोफिशिएंट है, y के साथ कुछ कोफिशिएंट है, z के साथ कुछ कोफिशिएंट है, देख पा रहे हो ये सारे कोफिशिएंट है ना। लेकिन ये सब क्या है, फिक्स्ड नहीं है। क्यों फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे मेरे पास एक अननोन है जो कि हमें पता नहीं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो उसके कारण हमें पता नहीं चल रहा है, तो बस हमें लैम्डा की वैल्यू ही निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ लैम्डा we will get a equation of plane, we will get a equation of plane passing through the intersection of given two plane। ठीक है, तो इनिशियली हमें कौन सा प्लेन दिया हुआ था, P1 एंड P2 दिया हुआ था। तो P1 एंड P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो उस प्लेन के इक्वेशन के लिए मुझे लैम्डा बस फाइंड करना है। ठीक है, एक लैम्डा पर्टिकुलर वैल्यू, सर्टेन वैल्यू अगर आपको मिल गया तो उसके लिए आपको एक प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें बेटर आइडिया मिलेगा। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन लिखते हैं फाइंड दी। ठीक है, यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई हो, चाहे वो वेक्टर फॉर्मेट में हो या किसी फॉर्मेट में हो, आपको ट्राई करना है कि उसको हम किसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख लोगे तो ये चीजें सॉल्व करना काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं, आपको समझ में आया कि उसमें क्या करना है। किसी भी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने के लिए जाओ, पहले आप उसको क्या करो, एक कार्टेशियन फॉर्मेट में ही करो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through the intersection of the planes, देखो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिया हुआ r डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू 6 एंड दूसरा प्लेन का इक्वेशन है r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू -5 एंड, और एक और कंडीशन दिया हुआ है एंड द पॉइंट 1,1,1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहली चीज तो इसने हमसे क्या बोला है कि हमें एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन हम बाद में लिख लेंगे, पहले हमें
कार्टेशियन फॉर्मेट में काम करना है। तो पहला हमें प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, दोनों किस फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में। तो इजीली आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। आर के जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट करो, डॉट लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6, और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -5। क्लियर है। इसको हम अपने सही फॉर्मेट में ले आएंगे। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरफ ले आके 0 कर दूंगा, इसको इस तरफ ला के मैं +5 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास P1 हो गया, ये मेरे पास P2 हो गया। तो ध्यान रखना है हमें कि P1 और P2 में है ना, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तभी आप P1 P2 डायरेक्टली ले पाओगे, है ना। और देखो क्वेश्चन में इसने खुद बोला है कि पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन। तो इस दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ठीक है, P1 और P2 की वैल्यू पुट कर दो। P1 कितना है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्लेन का इक्वेशन मेरे पास आ गया। साथ ही एक और कंडीशन दिया हुआ है कि ये प्लेन किससे पास कर रहा है, 1,1 से, यानी लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसने कंडीशन दिया हुआ है 1,1 का। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इंटू जेड प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। ये मेरा प्लेन का रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है। बस इसमें अननोन क्या है, लैम्डा अननोन है। और लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, 1,1,1 से, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1,1,1। तो यहाँ पे आप पुट कर दो। यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस, है ना, ये इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग है कि नहीं। तो यहाँ से जब आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा कितना आता है, लैम्डा यहाँ से आ जाएगा आपका 3/14। देखो 5 5 10 14, है ना। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5 लैम्डा माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 1 से ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 2 5 5 10 14 लैम्डा 14 लैम्डा और 1 एक यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे -5 है, -6 है, तो ये -5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 5/, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 5/6 -5 लैम्डा। ठीक है, तो इसको जब हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन देख लो एक बार फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लेन का इक्वेशन माइनस में लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5/λ। ठीक है, इस 5/λ की वैल्यू अगर मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये 5/14 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10/14, 10/14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 24/14,
24/14x प्लस 14 + 15 29y/15, ठीक है, प्लस 4 लैम्डा, 4 लैम्डा कितना हो गया 20 - 4 - 1 प्लस 6/14z प्लस 25/14 - 6, तो ये कितना होगा 84 - 25 9 और ये 5 -59/14 = 0, ठीक है। 14 को आप इस तरफ से कैंसिल भी कर सकते हो है ना, कैंसिल भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिख पाओगे 24x + 29y + 6z - 59 = 0। बस ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस मेथड से थोड़ा सा जल्दी निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसी मेथड को हमें बेसिकली सीखना है कि कैसे यूज करना है, क्योंकि इस मेथड से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक है, प्लेन के इक्वेशन के केस में। तो इतना ही पार्ट हमें बेसिकली करना है। इसका जो और पार्ट आपको बुक में दिया होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, वो वाला पार्ट अब सिलेबस में नहीं रहा है, इसलिए हम उस वाले पार्ट को नहीं करेंगे। और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन भी आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों पार्ट को छोड़ के आप लोग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 11.3 यहाँ के बाद आप एक्सरसाइज 11.3 अब आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि उसमें पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस पूछा है, जो कि सिलेबस में अब नहीं है ना। तो ये वाला पार्ट आपको नहीं पूछा जाएगा कि पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बाकी इसके अलावा आप मिसलेनियस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन भी ट्राई करना। बस डिस्टेंस वाला, प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस होगा, उस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, बाकी सारा पार्ट आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद आप मिसलेनियस वाले पार्ट के भी क्वेश्चंस, है ना, मिसलेनियस वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट आप कंप्लीट करो, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये पूरा पार्ट कंप्लीट करो। तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इजी सा चैप्टर है, कुछ भी फॉर्मूला आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप समझ रहे हो सब कुछ ज्योमेट्री वगैरह, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन मैं क्लास में और करा ही दूंगा, तो जो लोग नहीं लिख पा रहे हो वो लोग किसी से कॉपी लेके उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करो, ओके। तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।